दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आज से ही यानी 7 जनवरी से जातीय जनगणना आरंभ कर दिया गया है। पहले चरण की जनगणना जो है वो 20 जनवरी तक होगी, यानी आज से लेके 20 जनवरी तक। उसके बाद फिर अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में डायरेक्ट जो है वो इंसानों की जनगणना नहीं होने जा रही है। पहले मकानों की जनगणना होगी, उसके बाद व्यवसायों जो आपके बिज़नेस हैं, उसके ऊपर आप सरकार की नज़र होगी। बाद में जातियों को घेरा जाएगा, जातियों से पूछा जाएगा कि भैया आप कौन से जाति के हैं? कितने लोग फलाने जाति के हैं, कितने लोग की संख्या इस जाति की है। लेकिन इसके पीछे की पूरी जो कहानी है, आज हम वो बयां करने जा रहे हैं और हमारे साथ सहयोग के लिए एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। दरअसल हम इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जातीय जनगणना के पीछे वो कौन सा तथ्य छिपा होता है जिसके लिए आज से नहीं वर्षों से ये कवायद चल रही है। हंगामा भी हुआ विधानसभा में, लोग आपाधापी में लग गए कि भैया जात वाला जनगणना कराओ। कहीं वे चुनाव के ऊपर पूरा पहले से ही जमीन तैयार करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, ये तो सही है कि जब जनतंत्र है, देश में चुनावी राजनीति होती है, तो जो भी मुद्दे होते हैं, जी, वो घूम फिर के चुनाव से जुड़ ही जाते हैं। बिल्कुल सर। जब इस देश में भगवान राम को भी चुनावी मुद्दा बना दिया गया, तब जी, तो कोई भी मुद्दा बन जाएगा चुनावी मुद्दा। तो ये बात सही है और जैसा आपने दर्शकों को बताया, मैं भी बताऊँगा कि 2 चरणों में ये जनगणना होगी। पहला चरण 1 जनवरी से 21 जनवरी है और उसमें मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा, मकानों की नंबरिंग होगी और मकान में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो परिवार का मुखिया है, ये सब की जानकारियाँ ली जाएगी और दूसरा चरण वो अप्रैल में होगा, बीच में मार्च में ब्रेक रहेगा। होली वगैरह है। होली होली मनाने के लिए अप्रैल में दूसरे चरण में क्या होगा कि उसमें एक प्रश्नावली दी जाएगी, क्वेश्चनेयर जिसको कहते हैं, उसमें लगभग 30 सवाल रहेंगे अच्छा। और वो ज़्यादा विस्तार से पूछा जाएगा। उसमें वही आपकी जाति पूछी जाएगी, जाति से मुझे लगता है कि साथ-साथ आपको उपजाति भी पूछनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो जातियाँ हैं वो भी इस देश में उपजातियाँ में बँटी हुई बटी हैं, हुई, है ना? बिल्कुल। तो उपजातियाँ, जातियाँ, उपजातियाँ पूछी जाएँगी और फिर उनका सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सालाना आय क्या है? संक्षेप में आपके बारे में आपकी पूरा ब्यौरा। पूरी विवरणी ली जाएगी। तो मामला यही है और देखिए ये कवायद अप्रैल तक ख़त्म होगी, फिर 2-3 महीने इसकी रिपोर्ट आने में लगेगी, देखिए क्या होता है। सर ये जातीय जनगणना कराने के पीछे जो मूल वजह होता है, जी। वो क्या है? क्या इससे फ़ायदा होंगे राज्य के लोगों के जनता को या फिर जो नेता लोग हैं उनको? किस तरह के फ़ायदे ये लोग मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? एक पब्लिक के नाते हम अगर सोचें या आप सोचें, तो जी। आपको क्या मिलने जा रहा है? मुझे तो किसी भी प्रकार की जनगणना हो जाए कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं एक सामाजिक रूप से कहता हूँ कि देखिए, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, वो जाति पर आधारित होती है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण की नीति होती है, जी। रिज़र्वेशन की नीति। कोई भी जो आरक्षण दिया जाता है, तो आप देखिए जाति आधार पर दिया जाता है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को इतना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, पिछड़ी जातियों को इतना मिलेगा, अनुसूचित जाति को इतना और फिर अगड़ी जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको इतना। तो उसमें जातीय आधार पर दिया जाता है आरक्षण। तो वो आरक्षण सही लोगों को मिले, सटीक हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के पास पूरे आँकड़े उपलब्ध हों, है ना? कि कौन जाति आर्थिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई है, कौन जाति आर्थिक रूप से कितना आगे निकल चुकी है, सबके आँकड़े सरकार के पास होने चाहिए। हुँ। क्योंकि यदि आँकड़े नहीं रहेंगे या आधे-अधूरे आँकड़े रहेंगे, तो फिर आरक्षण की जो नीति है, वो गलत लागू हो जाएगी। अब मैं दर्शकों को बताऊँ कि 1931 के बाद, 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। जब हिंदुस्तान गुलाम था 1931 में, अंग्रेज़ों का ज़माना था, उसी समय जातीय जनगणना हुई। अभी 2023 चल रहा है, लगभग 100 बरस हो गए। हुँ। तो 100 बरस में तो समाज में बहुत बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, बहुत बदलाव आते हैं। तो इस तर्क में मुझे एक मजबूती दिखाई देती है कि हाँ, जातीय जनगणना होगी, तो सरकार के पास सही आँकड़े होंगे और फिर उन आँकड़ों को देख के सरकार अपनी नीति बना सकती है। सर नीति तो बनाएगी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मंथन हो रहा है, इस मंथन में अगर अमृत निकलेगा तो विष भी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। देखिए, कोई भी मंथन हो, जैसे आपने समुद्र मंथन ही हुआ था, जो पौराणिक कथा है। जी।
तो उसमें अमृत निकला, विष निकला, तो सब कुछ चीज़ें आएँगी। अभी देखिए बिहार में बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, अगड़ी ज़्यादा बढ़ें और हो सकता है फिर आरक्षण में भी बढ़ोतरी हो जाए। तो बहुत सारे मैंने देखा है अगड़ी जाति के लोगों में इसको लेके बहुत सारे अंदेशा है। और बहुत सारी जातियाँ हैं जो अब मैं देख रहा था फ़ेसबुक पर, मैं आपको फ़ेसबुक की बात बताऊँ, सोशल मीडिया पर क्या बातें आ रही हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ। धानुक लोग लिख रहे हैं कि भई धानुक हमारी अलग जाति है, हमको कुर्मी जाति में नहीं शामिल किया जाए। तो उनको बहुत सारे धानुक जाति के लोगों को मैंने देखा है कि उनको अपने अस्तित्व को लेके वो लोग तनाव में हैं। मोकामा साइड में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग अपने अस्तित्व को लेके तनाव में हैं। उनको वो लोग अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं भाई अपनी जाति आप धानुक लिखवाइए, ऐसा ना हो कि आपको कुर्मी में ही शामिल कर लिया जाए। जी, जी। तो इस तरह का कुछ तो सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। जब जातीय जनगणना होगी, तो कुछ तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा जो नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ये दर्शकों से अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी जानकारियाँ दें वो ईमानदारी से जानकारी दें। चाहे वो जाति हो या उपजाति हो। जो भी हो, ईमानदारी बड़ी चीज़ है ना? जी। एक लोगों पे एक ये आदत हो जाती है कि हमने सरकार को ये कर दिया, मूर्ख बना दिया, छका दिया सरकार को। हमारे यहाँ जो कर्मचारी आए थे उसको हमने छका दिया। तो ये कोई सही बात नहीं है। जब सरकार के पास सही आँकड़े होंगे तो सरकार की नीति भी सही बनेगी। आप गलत आँकड़े देंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये जो भी जातीय जनगणना है मेनली स्कूल के जो शिक्षक हैं ये ज़िम्मा उनको दिया गया है। उनका प्रशिक्षण भी हुआ और ये देखिए मामूली नहीं है, बिहार में 12-13 करोड़ आबादी है। अब इतने लोगों की जनगणना मामूली नहीं है। 500 करोड़ रुपए तो आकस्मिक निधि से इसमें आवंटित किए गए हैं और मुझे लगता है हो सकता है ये राशि भी छोटी पड़ जाए। पता चले कि इसमें और ज़्यादा 700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो ये कोई 2-4 लोगों की तो गणना है नहीं। और ये जो जातीय जनगणना है, जो कास्ट सेंसस है, वो अगले 50 वर्ष या 100 वर्ष तक समझिए कि सरकार की नीतियों का आधार बनेगा। तो ये मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है और इसमें ईमानदारी से लोगों को आँकड़े बताने की ज़रूरत तथ्य है। बताने जी। की ज़रूरत है। सर एक सवाल और बनता है जैसा कि अभी आपने कहा कि मंथन होता है तो अमृत विष जैसे भी जी। निकलते हैं। एक और बात आपने अभी शेयर किया हमसे कि उसमें जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका वर्चस्व जो है, वो कहीं न कहीं वो भारी होता दिखेगा आने वाले समय में। एक बात मुझे याद आ रही है लालू जी के समय में जब वो सत्ता में काबिज होने वाले थे तो जिन्न की बात आई थी। जिन्न निकला था और ये जिन्न जो निकला था ये इन्हीं पिछड़ी जातियों के द्वारा जो है वो जिन्न निकला था और ये सत्ता पर काबिज हुए थे। क्या लगता है सर? कहावत भी है, कहा भी जाता है कि लालू जी के रीजन में जो है ईबीसी वाले जो हैं उसमें से लीडर बहुतायत हुए। नीतीश और सुशील मोदी जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे तो यहाँ डीलर बहुत ज़्यादा हुए। तो ये जो वेरिएशन है क्या अब पटेगा वो कि जिन अभी भी निकलेगा? अब जिन्न तो देखिए लालू की बात आपने की। 1990 में लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने और वो साल ऐसा था क्योंकि सन 89 में उसके कुछ महीने पहले मंडल आयोग की जी, सिफ़ारिश लागू हुई थी। जी, जी, जी। तो उसके बाद पूरी बिहार की जो राजनीति थी उसका आप कह सकते हैं कि मंडलीकरण हो गया, मंडलाइज़ेशन हो गया। आपको याद होगा कि 1990 के पहले बिहार की राजनीति पर अगड़ी जातियों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। लेकिन 1990 के बाद मतलब अब तो 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, बिहार की जो राजनीति है उसमें पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो धुरी बन गई हैं। अब बिहार की राजनीति पर पिछड़ी जातियों का ज़्यादा दबदबा है, उनका ज़्यादा वर्चस्व है। तो और आगे मतलब अभी निकट भविष्य में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनका वर्चस्व बढ़ेगा ही, मतलब घटने वाला नहीं है। क्योंकि जनतंत्र जो है मुख्यतः वहाँ संख्या बल पर निर्धारित होता है, चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा है पिछड़ी जातियों की, जी। तो इसलिए उनका वर्चस्व बिहार में होता हुआ दिखता है। और जो जिन्न है वो तो जिन्न लालू जी का ही जिन्न है, कभी निकल सकता है। अभी तो लालू जी सिंगापुर में बैठ के हाजीपुर की राजनीति कर रहे हैं, मतलब बिहार पॉलिटिक्स को वहाँ बैठ के प्रभावित कर रहे हैं। और लालू जी तो चाहते हैं कि उनका जो सुपुत्र है वही जल्दी से जल्दी सीएम बने। तो चलिए जातीय सर जनगणना होने के पहले हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री बदल जाएँ। जी। आखिर में एक सवाल और सर जब मुख्यमंत्री की बात आ ही गई है तो सवाल इससे भी संबंधित है और जातीय जनगणना से भी संबंधित है। सवाल ये है सर कि जो जातीय जनगणना हो रहा है अभी करवाया जा रहा है आज से जो शुरू किया गया है उसको इसके आधार पर
वर्चस्व बिहार में जो देख रहे हैं आप, अगड़ी और पिछड़ी की बात हमेशा होती है। अगर हम यूँ कहें तो जो सबसे ज़्यादा संख्या है, सवर्णों को एक तरफ ले लें और यादव समुदाय के जो लोग हैं, उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये जो साया समीकरण है, ये जातीय जनगणना के बाद यानी साया मतलब एस ए से सवर्ण हो गए, वाई ए से यादव लोग हो गए। ये जो साया समीकरण है, ये जातीय जनगणना के बाद 2025 में राज्य की काया भी पलट सकती है क्या? अब 2025 को तो ये बहुत समय है, अभी तो 23 शुरू ही हुआ है, 2 साल में तो गंगा में बहुत पानी भर जाएगा। लोकसभा है 2024 में। हाँ, ठीक है 24 तब भी उसके भी 15-16 महीने हैं। जी, देखिए बदलने को तो कुछ बदल सकता है, लालू जी ने लगभग इतने बरस तक, अभी आप साया की बात कर रहे हैं, लालू जी ने इतने समय तक रूल किया वो माई समीकरण नई पर, समीकरण मुस्लिम यादव पर, या नीतीश कुमार का जो है वो लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी का। तेजस्वी कहते हैं कि मैं तो सभी को साथ लेकर A to चलूँगा, Z की बात ए टू जेड है। जी, तो कायदे से तो वही होना चाहिए, सभी पार्टियों का समीकरण ए टू जेड का होना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण भी रहें, दलित भी रहें, हिंदू, मुसलमान सब लोग रहें। हुँ, क्योंकि सब मिलेंगे तभी विकास, बिहार का विकास होगा। कोई गृह युद्ध से तो बिहार का विकास होने वाला नहीं है, जी, ना ही जातीय युद्ध से बिहार का विकास। यदि एक बिहारी दूसरे बिहारी की टांग खींचता रहेगा जाति के नाम पर, तो फिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? तो कायदे से तो ए टू जेड समीकरण ही होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात है। चलिए जी। सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक्स-आईपीएस अमिताभ दास सर थे और ये बता रहे थे कि जातीय जनगणना के बाद जो इसको अगर समुद्र मंथन की संज्ञा देते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें विष भी आएँगे बाहर और अमृत भी निकलेंगे। लेकिन हमें जिसे आत्मसात करना है, जिसे ग्रहण करना है, वो इसका अमृत है, तभी हमारा राज्य विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भी इन्होंने ही कहा। एक प्रबुद्ध सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते इनका जो ये विचार है, वो बिल्कुल सराहनीय है और इसे सर-आँखों पर रखने की ज़रूरत है कि कोई भी तथ्य आप सरकार को सरकार की आँखों में धूल झोंकने के लिए गलत मत दीजिएगा। जो आपसे पूछा जाता है, वो बिल्कुल सत्य तथ्य ही उसमें अंकित करवाना है, ताकि अगर सरकार की कोई नीति आपके बनिस्पत, आप जिस भी कास्ट से हों, अगर आपके बनिस्पत तैयार होती है, तो पूरा-पूरा लाभ आपको मिल सके और आपका पूरा समाज उससे, उस लाभ से लाभान्वित हो सके। खैर, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।